बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एसिड्स का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें स्टूडेंट्स हमने यूजेस की बात की थी और यूजेस की एक्सप्लेनेशन के बाद आज हम बेसिस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ कि जब हमने एसिड्स की बात की थी तो हमने सबसे पहले एसिड्स के सोर्सेस की बात की थी, फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की थी एंड नेक्स्ट हमने जब डिस्कशन स्टार्ट की थी तो वो एसिड्स की यूजेस थी। इसी रिदम में अब हम बेसिस स्टार्ट करेंगे। पहले हम कुछ बेसिस की इम्पॉर्टेंट कह लीजिए कि कुछ बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी तरह हम बेसिस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और फिर हम मूव करेंगे बेसिस की यूजेस तक। तो आइए आज अपना वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ बेसिस। और इन बेसिस को अल्कलीज भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें अल्कलीज भी कहा जाता है। पहले हम ये देखेंगे कि बेसिस की डेफिनेशन क्या है, जिस बेस पर उनको बेसिस का नाम दिया गया है, और उसके बाद ये देखेंगे कि बेसिस को अल्कलीज क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको एक बात मैं आपको रिकॉल करवाता चलूँ कि जब हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी ही थी तो हमने ये कहा था कि द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, यानी ऐसे एक्वस सॉल्यूशंस जिनमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स बनते हैं वो क्या कहलाती हैं? एसिड्स। इसी तरह आपके पास इसी से कुछ रेलिवेंट बेस की डेफिनेशन है, तो आइए उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो बेसिस या बेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस या प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। अब कौन से आयन्स आ गए हमारे पास स्टूडेंट्स? हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स, जिनको हम O कैपिटल, H कैपिटल और नेगेटिव इससे क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। यानी द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब कि वो डिसॉल्व हुए होंगे वाटर के अंदर, कॉल्ड बेसिस। इनको हम क्या नाम देते हैं? बेसिस। या फिर हम इनको अल्कलीज भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम अल्कलीज का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आपको बताया कि बेसिस को अल्कलीज क्यों कहा जाता है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं बेसिस के, एक्वस सॉल्यूशन से मुराद ये होगा कि आप समझिए कि आपके पास बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने लिया हुआ है वाटर, ठीक है जी, और वाटर के अंदर आपने कोई भी बेस ऐड की हुई है, कोई भी बेस क्या की हुई है? ऐड। तो वाटर के अंदर जो बेस है इसका जो आपके पास सॉल्यूशन तैयार होगा, इस सॉल्यूशन को आप क्या नाम देते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो इसी तरह अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस का मतलब कि बेस के अंदर आपने वाटर को डाला हुआ है और वो एक दूसरे में डिसॉल्व हुए हैं, तो इस वक्त आप इनको क्या नाम देते हैं? अल्कली या अल्कलीज। अल्कली या अल्कलीज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ एक बात इंपॉर्टेंट अल्कली के बारे में भी है, जो उसका एक इंट्रोडक्शन है, वो ये है कि असल में अल्कलीज वर्ड जो है, अल्कली वर्ड जो है, ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है, और वो असल में अरेबिक वर्ड था कली। क्या वर्ड था? कली, ठीक है जी, उसी से ये अल्कली वर्ड आया है। आपको इसको पढ़ते वक्त इसका रिदम फील हो रहा होगा, ठीक है जी। तो कली का असल में मतलब होता है एशेज। क्या मतलब होता है? एशेज। बल्कि इसको लिखा गया होगा बुक में फ्रॉम एशेज, फ्रॉम या फ्रॉम एशेज, ठीक है जी। ऐश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐश का मतलब होता है राख, ठीक है जी, राख जो आप कहते हैं एशेज।
और स्पेसिफिकली यहाँ पर यह बताया गया है कि जब पौधों को यानी प्लांट्स को जलाया जाता है, उनकी बर्निंग की जाती है, तो जलने के बाद वो प्लांट्स की ऐशेस आ जाती हैं, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही जो ऐश है, उन्हीं ऐश से आप कह लीजिए ये अल्कलीज जनरेट होती हैं, जिनको हम बेसिस का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ तक जो बेसिस के बारे में हमने पढ़ा उसकी रीडिंग कर लेते हैं जी। इसके लिए आपको अपनी बुक के पेज नंबर 84 पर आना पड़ेगा। बेसिस alkalis. Many compounds have properties which are contrary to acids. यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड contrary का मतलब है opposite, यानी बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी जो खसूसियात होती हैं, वो एसिड्स के ऑपोजिट होती हैं। एसिड्स के ऑपोजिट का मतलब उनके मुखालिफ होती हैं। जैसे आपने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो एसिड की पढ़ी थी पिछले प्रीवियस लेक्चर में, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ से काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऑपोजिट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है जी। अभी जैसे जैसे हम मूव करेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई जो बेसिस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इट इज़ कॉन्ट्रैरी टू एसिड्स जी। मैनी कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉन्ट्रैरी टू एसिड्स, सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज बेसिस, और उनको क्या नाम दिया जाता है? बेसिस। The bases which are soluble in water are called alkalis. Soluble का मतलब होता है dissolve, यानी वो बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, उन बेसिस को हम क्या नाम देते हैं? अल्कलीस। क्या नाम देते हैं? अल्कलीस। The word alkali has been taken from Arabic word. ये एक अरबी लफ्ज़ से आया है, अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, उससे आया है कली, which means from ashes, which means from ashes। जैसा आपको बताया from ashes यानी राख। Alkalis are obtained from the ashes of plants, यानी अब जितनी भी अल्कलीज हैं ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती हैं, कहाँ से हासिल की जाती हैं? ashes of plants, यानी जब पौधे, मैंने आपको बताया कि गल सड़ जाते हैं या फिर उनको बर्निंग करवाया जाता है, हीट अप दी जाता है, जिस वजह से वो ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एशेस के बाद उनसे अल्कली जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है। ठीक है। बहुत से प्लांट्स वगैरह ज़मीन के नीचे भी जाते हैं, अंडरग्राउंड, वहाँ पर भी इनके ऊपर बाकी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपको पता है कि ज़मीन के नीचे हीट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऐश में। ठीक है। ये आप कह लीजिए जो अर्थ सरफेस है, इसके आउटसाइड भी ये प्रोसेस होता है और इनसाइड भी। ठीक है जी। यहाँ तक तो हमने अल्कलीज की इम्पॉर्टेंस पढ़ी और ये बात पढ़ी कि जो बेसिस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एसिड्स के कॉन्ट्रैरी होती हैं। तो आप फर्स्ट 2 लाइंस को भी बेसिस की डेफिनेशन या बेस की डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब जो प्रॉपर डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब वो आने वाली है, वो सुनिएगा। बेसिस आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आइंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, यानी अपने एक्वस सॉल्यूशंस में जो हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? बेसिस। ठीक है जी। अब आगे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, लाइक वो मैंने एक टेबल की फॉर्म में, जिस तरह बुक में मेंशन की गई हैं, वैसे ही मैंने एक टेबल भी बना दिया है ताकि मैं आपको इसमें टेबल की एक इम्पॉर्टेंट बात बता सकूं। अब यहाँ तक जो हमने स्टूडेंट्स रीड किया है उसमें लिटरली हमने अल्कलीज के बारे में पढ़ा, बेसिस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। तो ये आपके इजीली 2 शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपको नज़र आ रहे हैं कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो गए। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं जो आपने स्टूडेंट्स खुद जनरेट करने हैं, खुद बनाने हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड कली ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो वर्ड कली है वो किस लैंग्वेज से आया है। ठीक है जी। इसमें आप अपने से 4 ऑप्शन बना लीजिए, लाइक रोमन, लैटिन, अरेबिक, ठीक है, इंग्लिश। तो आपने उसका आंसर क्या लगाना है? अरेबिक। ये कली वर्ड अरेबिक से आया है। ठीक है। यानी कली वर्ड जो है ये इटसेल्फ एक अरेबिक वर्ड है जिससे अल्कलीज की आगे जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो आपका ये टॉपिक एक हिसाब से कह लीजिए कंप्लीट होता है बेसिस एंड अल्कलीज का।
अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं जो कि इस पैराग्राफ में भी लिखी हुई हैं और उसी से रेलिवेंट नीचे एक टेबल भी बना हुआ है। वही टेबल मैंने सामने आपके बना दिया है, तो आइए इस टेबल की हम डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो अल्कली है उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, विच इज़ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है जी। सेकंड आपके पास है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको पोटेशियम भी पढ़ते हैं, इसको पोटेशियम भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, मोस्टली पोटेशियम वर्ड यूज होता है। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, फिर है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड और लास्ट है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको भी आप मैग्नीशियम या मैग्नीशियम दोनों वर्ड पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैग्नीशियम इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट्स 5 कह लीजिए कि आप अल्कलीज हैं एज अ एग्जाम्पल्स। तो इनके नाम मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, इन्हें आप देख लीजिए। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी इन सब में, वो क्या है कि इन सब के लास्ट पर वर्ड हाइड्रो ऑक्साइड की एडिशन है। आप देख सकते हैं जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सबके साथ वर्ड हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉमन है। ठीक है जी। तो अब हम इनके लिखने लगे हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला। ये बात जब हमने चैप्टर नंबर 5 किया था, आपको याद होगा कि जब चैप्टर नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन की गई थी तो मैंने वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई थी केमिकल रिएक्टिविटीज़ के चैप्टर में, कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो केमिकल फार्मूला होता है हर कंपाउंड का, वो केमिकल फार्मूला स्पेसिफिक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट से बनता है और उन एलिमेंट्स के स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। वो जिस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट उसी फॉर्म में उनको लिखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बल्कि हम इसी में से एग्जांपल की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को लिखने का मेथड ये होगा कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल N स्मॉल a। इट इज़ अ सिंबल ऑफ सोडियम। अब अगर आप इसमें N को स्मॉल लिख देते हैं, A को कैपिटल लिख देते हैं या दोनों को कैपिटल लिख देते हैं तो ये आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसको लिखने का स्पेसिफिक मेथड यही है, जिसमें सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, जिसमें सोडियम में N यानी जो N है वो कैपिटल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर होगा, जबकि A जो है वो स्मॉल लेटर होगा। ठीक है जी। और हाइड्रो ऑक्साइड हमने पहले ही देखा हुआ है, जिसमें एक O कैपिटल होता है और H भी क्या होता है? कैपिटल। तो ये आपके पास तैयार हो जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है जी। आपने इसको इसी फॉर्म में लिखना है, इसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं करना। इसी तरह हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम का सिंबल होता है कैपिटल K, इसको पोटेशियम कहते हैं, और इसके साथ OH क्या आ जाएगा आपका? हाइड्रोक्साइड। अब केमिस्ट्री की ज़ुबान में याद रखिएगा कैपिटल K एज अ एलिमेंट कहीं पर भी लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि ये पोटेशियम है। ये क्या है? पोटेशियम। ठीक है जी। आगे मूव करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, इसको लिखने का तरीका कार ये है कि आप कैल्शियम का सिंबल लिखते हैं विच इज़ कैपिटल C एंड स्मॉल a, फिर आप एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, होल ब्रैकेट, उसमें O लिखते हैं, H लिखते हैं और उस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद उस ब्रैकेट की बेस में आप 2 लिख देते हैं। ठीक है जी। इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और होल ब्रैकेट। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होल ब्रैकेट। ठीक है जी। इसको पढ़ने के 1-2 मेथड्स हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये बुक पे भी मेंशन किए गए हैं। इसका एक मेथड ये है कि आप इसको पढ़ सकते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। और इस नीचे जो 2 लिखा हुआ है इट मीन्स दैट ट्वाइस। तो जब हम इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं तो ये लिखा भी हुआ है कि इसको हम हाइड्रो ऑक्साइड होल ट्वाइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड होल ट्वाइस, हाइड्रो ऑक्साइड होल
ट्वाइस। तो पूरा पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होल ट्वाइस। ठीक है, आप पहले हाइड्रोक्साइड को पढ़ेंगे फिर होल ट्वाइस कहेंगे। होल ट्वाइस का यहाँ पर मतलब ये होगा कि जो OH है यानी हाइड्रो ऑक्साइड है वो होल यानी पूरा जो है वो ट्वाइस है। ठीक है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होल ट्वाइस। क्लियर है? तो इसमें ये जो 2 है ये सिर्फ OH के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी वजह से इसको ब्रैकेट के बाहर रखा गया। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होल ट्वाइस। ठीक है जी। अब आगे मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो आप कह लीजिए अल्कली है वो है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो जो अमोनियम है उसके लिए जो हम लिखते हैं फॉर्मूला वो ऐसे स्टार्ट होता है कि कैपिटल N, फिर आप H ले लेते हैं NH, और H की बेस में 4, इसको कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं, अमोनियम। और हाइड्रोक्साइड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, OH। ठीक हो गया जी। अब मैग्नीशियम को लिखने का मेथड वही है जो मेथड कैल्शियम को लिखने का था। वो ये होगा कि मैग्नीशियम का सिंबल जो है वो चेंज होगा Mg फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, O लिखेंगे, H लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसकी बेस में क्या लिख देंगे, 2। अब यकीनन अगर आपको ये कैल्शियम पढ़ना आया है तो होपफुली आपको मैग्नीशियम पढ़ना आ गया होगा। ठीक है जी, एक दफ़ा आप इसको खुद पहले पढ़िए। ठीक है जी। अब आप इसको असल में पढ़ेंगे क्या, आप इसे पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होल ट्वाइस। ठीक है, और ये होल का वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज हो रहा है, OH के लिए, क्योंकि ब्रैकेट इसी के लिए लगी हुई है ना, दैट्स वाई। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप देख लीजिए, ये आपके पास 5 एग्जांपल्स हैं जो कि आपको दी गई हैं, और आपको ये इतनी डिटेल के साथ समझाने की रीज़न ये थी कि ये असल में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको ये टेबल आता होता है, आपने इस टेबल को ड्रॉ करना होता है जिस तरह बुक पे ड्रॉ किया गया है, और जैसे इनमें अल्कलीज के नाम लिखे गए हैं और फार्मूला लिखे गए हैं, आपने इनको कॉपी पेस्ट करना होता है। इसमें ये पूरा टेबल आपने एज इट इज़ खुद बनाना होता है, और इसमें जो मटेरियल लिखा हुआ है ये आपने खुद लिखना होता है। ठीक है जी। 5 मार्क्स का ये टेबल होता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें 0.5 मार्क जो होता है वो अल्कली को लिखने का होता है, और 0.5 मार्क जो है वो आपको इसका फॉर्मूला लिखने का होता है। ठीक है जी। तो आपने इसको स्टूडेंट्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब मेरा ख्याल है कि बुक पे पेज नंबर 84 पे जो टेबल बना हुआ है वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही चीज़ सामने क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे विच इज़ द पेज नंबर 85, और पेज नंबर 85 पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा अगला आर्टिकल स्टार्ट हो गया है विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बेसिस की प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है जी। तो आइए पहली जो बेस की प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहली जो प्रॉपर्टी मेंशन की गई है बेस की वो ये है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, कि अगर आप एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं, किसका, एक्वस सॉल्यूशन बेस का, तो जब भी आप उसको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तो वो हमेशा तैयार होने के बाद आप अगर उसको टच करेंगे, क्या करेंगे, टच, तो वो सोप की तरह होगा, मतलब कि फिसलन होगी उसमें, थोड़ा सा फिसलेगा, मुलायम होगा, ऐसे। तो हम इसको नाम देते हैं सोपी टच, कि अगर आप एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं बेस का, तो जब आप इसको छुएंगे तो ये सोपी टच प्रोवाइड करेगा। सोपी टच से मुराद के आप इसको जब छुएंगे, आप इसको इस सॉल्यूशन को टच करेंगे और उसके बाद ऐसे रब करेंगे अपनी फिंगर्स को, तो आपको लगेगा कि ये सोप की तरह है, यानी साबुन। जिस तरह साबुन नहीं होता, आप हाथ पे पानी लगाइए, उसके बाद साबुन पे अपनी फिंगर्स को रब करिए और ऐसे करिए, आपको फील होगा, स्लिपरी फील होगा। कैसा फील होगा, स्लिपरी। इसी तरह जब आप एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं किसी भी बेस का, तो तैयार करने के बाद वो आपको सोपी टच देता है, यानी आपको कैसा फील होता है, स्लिपरी। आपकी फिंगर्स जो हैं वो आपस में जब आप उन्हें रब करेंगे तो वो स्लिप होंगी। इसी के लिए एक एक्टिविटी प्रोवाइड की गई है इसके नीचे, उस एक्टिविटी में यही परफॉर्मेंस हमने करनी है। तो आइए उस एक्टिविटी को हम यहीं पर रीड करेंगे, क्योंकि रीडिंग में वो हमें समझ आ जाएगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस हैज़ अ सोपी टच। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो नीचे लिखी हुई है,
विच इज़ द एक्टिविटी 6.4। जी स्टूडेंट्स, एक्टिविटी क्या है कि आपने अपरेटस में एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और क्या लेना है, वाटर। अब यहाँ पे देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है, एक अल्कली है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है जी। और साथ क्या लेना है, वाटर लेना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। अब अगर परफॉर्म करके दिखाऊं आपको तो ये देखिए टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह होती है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने पहले वाटर डालना है और वाटर के अंदर आप क्या चीज़ डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जैसे ही वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये असल में क्या तैयार हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। किसका तैयार होगा, एक बेस का। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन तैयार होगा ये किसका होगा, बेस का होगा। इसके बाद आप इसको शेक करेंगे तो आपकी फिंगर पे जाहिरी सी बात है वो लग जाएगा, आप उसे रब करेंगे तो आपको सोपी टच फील होगा, ठीक है जी। तो आइए इसे रीड कर लेते हैं जी। टेस्ट ट्यूब, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर। प्रोसीजर, टेक 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी उसने अमाउंट बताई है कि आपने टेस्ट ट्यूब में 10, मतलब यहाँ तक फॉर एग्जांपल आप क्या ले लेंगे, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर ले लेंगे। फिर ऐड अ फ्यू पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शेक इट। पैलेट्स का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी पत्थरियाँ नहीं होती, जिस तरह पतरी जो हम कहते हैं, उस साइज़ में पत्थरियाँ होंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिड स्ट्रक्चर में, वो हम इसमें पुट कर देंगे। टच द सोल्यूशन विद योर फिंगर्स। जब उसके अंदर पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको टच करेंगे। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे एक मेथड ये है कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया हुआ है, आप टच करने के लिए अपना थंब इसके अंदर रख के इसको शेक करें, ठीक है जी। शेक करके आप जैसे ही उसको निकालेंगे आपकी फिंगर पे वो लग चुका होगा, आप उसे रब करें। लिखा हुआ है टच द सोल्यूशन विद योर फिंगर्स, हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होगा, तो आप इसका आंसर लिखेंगे इट फील स्लिपरी, इट फील स्लिपरी, ठीक है जी। या आप ये भी लिख सकते हैं कि बेस हैज़ अ सोपी टच, कि इसको टच जब आपने किया तो वो कैसा था, सोपी। सोपी मीन्स कि सोप की तरह, साबुन की तरह, कि जैसे ही आपने उसको टच किया, उसको रब किया तो वो साबुन की तरह था। और फील कैसे हो रहा था, स्लिपरी, यानी आपके जो फिंगर्स थी वो स्लिप हो रही थी एक दूसरे के ऊपर जब हमने उन्हें मूव किया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये हमने पहली प्रॉपर्टी जो है वो बेस की क्या की है, कंप्लीट की है। तो आज हम अपना वर्क फॉर डे 5 जो है वो यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी तक बेस की यहाँ तक रखते हैं। होपफुली आपको ये बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। काइंडली ये आपकी होम असाइनमेंट है कि इसमें से आप MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को देखिए। जैसे मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया, हत्ता कि मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दिया और MCQs बनाने का मेथड भी बता दिया, हत्ता कि एक MCQ मैंने आपको बनाया भी है, आपको बताया भी है कि कैसे बनाया है या कैसे बनाना है। तो होपफुली ये MCQs आप ख़ुद बनाएंगे, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आप निकाल लेंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया गया है वो आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। तो आज स्टूडेंट्स हमारा वर्क फॉर डे 5 जो है जनरल साइंस का, वो आज यहाँ तक कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रॉपरली डिस्कशन की थी बेसिस की, और उसके अलावा हमने बेसिस के फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की थी विच इज़ अल्कलीज़। अब स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद होगा कि हमने वैसे तो अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिस का टॉपिक जो था वो स्टार्ट कर दिया था प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें सिर्फ हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। आज हम अपनी बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए बेसिस की प्रॉपर्टीज़ से यानी सेकंड प्रॉपर्टी से हम इसकी डिस्कशन जो है वो अगेन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने वैसे यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये पॉइंट, इससे रेलिवेंट बात जो डिस्कशन है वो हमने एसिड्स में पहले की हुई है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं तो फिर शायद ये चीज़ आपको जल्दी समझ आ जाए।
आपको याद होगा कि जब हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो मैंने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में आपको बड़ी ही एक्सप्लेनेशन के साथ एक वर्ड इंडिकेटर्स एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको शायद तब ये एग्ज़ाम्पल दी होगी कि जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक पे जा रहे हैं या कार पे जा रहे हैं, तो बाइक एंड कार पे जाते हुए आप सड़क पर बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन अब आपने यू टर्न लेना है। तो यू टर्न लेने के लिए ज़ाहिरी सी बात है आप इंडिकेट करेंगे अपनी कार या बाइसिकल को इंडिकेटर से, ठीक है। और इंडिकेटर से क्या होता है कि पीछे से जो ट्रैफिक आ रही होती है उसको ये इंडिकेशन मिल जाती है कि अब आपने यू टर्न लेना है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एसिड्स और बेसिस को चेक करने के लिए कि ये एसिड है कि नहीं, ये बेस है कि नहीं, हम क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स। और आपको ये भी याद होगा कि हमने 3 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स एसिड में यूज़ किए थे, जिसमें एक लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन था। सेकंड इंडिकेटर जो हमने यूज़ किया था वो था फिनोल्फ्थलीन, और थर्ड इंडिकेटर जो हमने यूज़ किया था वो था मिथाइल ऑरेंज। और हमने एसिड्स में देखा था कि लिटमस पेपर अगर ब्लू हो और उसमें किसी एसिड को डिप कर दिया जाए या फिर उस लिटमस सॉल्यूशन को जो कि ब्लू है उसको आप किसी एसिड में डिज़ोल्व कर दें तो उसका कलर क्या आ जाता था? रेड। ये एसिड की इंडिकेशन थी। इसी तरह फिनोल्फ्थलीन जो थी वो कलरलेस रहती थी, हमने ये पढ़ा था। और जो मिथाइल ऑरेंज था एसिड में उसका कलर रेड ही रहता था। अब हम देखेंगे कि ये तीनों इंडिकेटर जो हैं इनका कलर बेस में क्या होता है, वही कलर हमने याद रखना है। यही प्रॉपर्टी है जिसकी हमने असल में इसको याद भी रखना है, और ये असल में एक इंडिकेशन है बेसिस को चेक करने के लिए। इन कलर्स की बेस पर हम देख सकते हैं कि ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बेसिस टर्न्स, टर्न्स का मतलब चेंज करेगा। तो बेसिस अगर आपने ब्लू लिटमस पर देखनी है, ब्लू लिटमस पर, तो वैसे मेरा ख्याल है यहाँ पे ब्लू लिटमस नहीं आएगा, रेड लिटमस आएगा, ठीक है। एसिड क्या करते हैं कि जितने भी रेड लिटमस पेपर होते हैं उन रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। किस में? ब्लू में। तो रेड लिटमस पेपर कह लीजिए या रेड लिटमस सॉल्यूशन कह लीजिए, उसको किस में टर्न्स कर देंगे? ब्लू में। ठीक हो गया। इसी तरह फिनोल्फ्थलीन जो है ये कलरलेस होती है एसिड में, लेकिन बेस के अंदर अगर इसको एज अ इंडिकेटर यूज किया जाएगा तो इसका कलर होगा पिंक। क्या कलर होगा? पिंक। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है, लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज को आप किसी बेस में पुट करेंगे तो इसका कलर आ जाएगा येलो। क्या कलर आ जाएगा? येलो। ये तीन तो आपने पढ़े हुए थे। बेसिस में एक एडिशनल इंडिकेटर है विच इज कॉल्ड टर्मेरिक पेपर। टर्मेरिक, वैसे भी अगर ये वर्ड आपने कॉमनली सुना हो तो टर्मेरिक का मतलब हल्दी होता है। तो ये टर्मेरिक पेपर का कलर जो है असल में ये हल्दी की तरह का होता है। ये एक पेपर होता है, अगर इसके ऊपर बेस को रिएक्ट करवाया जाए या इसको बेस में डिप किया जाए तो इस टर्मेरिक पेपर का कलर भी चेंज होता है, और चेंज होकर बेस अगर इसके साथ रिएक्ट करे तो इसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन। क्या कलर हो जाता है? ब्राउन। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स कलर की चेंजेस हैं जो कि आपने देखनी है। यही देखने पर आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, उसको मैं किसी बेस के अंदर डिप करके निकालूंगा तो अगर तो उसका कलर ब्लू हो गया इट मीन्स डैट वो जो सोल्यूशन था वो बेस होगा। ठीक हो गया। इसी तरह फिनोल्फ्थलीन को अगर आप पुट करते हैं किसी सोल्यूशन में और पिंक कलर आ जाता है इट मीन्स डैट वो सोल्यूशन क्या है? बेस है। इसी तरह अगर आपके पास एक सोल्यूशन है और आपने उस सोल्यूशन का पता करना है कि वो एसिड है और बेस है, अगर आप उसमें मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर डालते हैं और कलर अगर रेड आ जाता है इट मीन्स डैट वो सोल्यूशन एसिड है, और अगर कलर येलो आ जाता है इट मीन्स डैट वो सोल्यूशन बेस है। ठीक है। इसी तरह टर्मेरिक पेपर पर बेस का कलर क्या आता है? ब्राउन। ठीक हो गया जी। यानी बेस उसके साथ टर्मेरिक पेपर के साथ रिएक्ट करेगी तो उसका जो हल्दी नुमा कलर है
वो हल्दी नुमा से चेंज होकर ब्राउनिश कलर हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब आप पेज नंबर 85 पर आ जाइए ताकि हम इस प्रॉपर्टी को रीड करें और आगे मूव करें। तो प्रॉपर्टी आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी कि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है जी, रेड लिटमस को ब्लू में, कलरलेस फिनोल्फ्थलीन को पिंक में, मिथाइल ऑरेंज को येलो में और टर्मेरिक पेपर को ब्राउन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ एमसीक्यूज, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। अब मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। वो कुछ ऐसी है कि अगर आपने बेस का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन से मुराद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात असल में हो रही है अल्कली, यानी अगर आपके पास अल्कली मौजूद है, एक अल्कली प्रिपेयर है, तो अगर उस अल्कली में से आप इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे यानी बिजली पास करेंगे तो उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर के अंदर बेस को डाला जाएगा तो बेस जाके वाटर के आयंस जो है वो डिसएसोसिएट यानी तोड़ देगी, जिस वजह से प्रॉपर जो है वो वाटर के आयंस बन जाएंगे और बेस भी आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी प्रॉपर चार्जेस होते हैं, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो बीकर में जाकर जो वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल एज आपने बेस ली है तो उसमें से इजीली क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट, ठीक है, यानी पास हो जाती है। तो यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसे देख लीजिए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से बिजली पास कर जाती है और पुअर कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट आपने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था। अब ये पॉइंट में आप बेस को सिर्फ पहले शो करेंगे कि जब भी कोई बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा सॉल्ट और क्या बना देगी, वाटर। ठीक है जी। और दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी आप याद रखिएगा कि जब भी किसी भी बेस को आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमेशा आपको सॉल्ट और वाटर का जो है वो कंक्लूजन आपके पास आएगा। और इस तरह के प्रोसेस को, जिसमें जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए, तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बेस ली हुई है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड आपने लिया हुआ है HCl। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा कि ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिल जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। पीछे आपके पास Na और क्या बच जाएगा, Cl विच इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप आम जुबान में टेबल सॉल्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। टेबल सॉल्ट इसलिए क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसको हम रूटीन लाइफ कहते हैं, उसमें भी यूज़ होता है। तो आइए, यही आपके पास रिएक्शन लिखा गया है कि बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और रिएक्शन आपके सामने वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है। अब स्टूडेंट्स इसी से रेलिवेंट एक एक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। अब इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि कैसे एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट्स में, इनकी कन्वर्जन इस एक्टिविटी में दिखाई गई है। कन्वर्जन जो है उसी की देखने के लिए, कन्वर्जन को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर तो सोल्यूशन एसिड का होगा तो इंडिकेटर एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सोल्यूशन बेस का होगा तो जो आपके पास इंडिकेटर है वो बेस की प्रॉपर्टी को शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक एसिड ले लूँ और एक बेस ले लूँ और मैं
अपने पास जो इंडिकेटर है वो फिनोल्फथलीन ले लूँ, तो फिनोल्फथलीन क्या होगा कि जैसे ही मैं उसको एसिड में पुट करूँगा तो उसका कलर कोई भी नहीं आएगा, वो कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं उसको बेस में पुट करूँगा तो फिनोल्फथलीन का कलर क्या आ जाएगा, पिंक। क्या आ जाएगा, पिंक। अभी थोड़ी देर पहले हमने वहाँ पर फिनोल्फथलीन की डिस्कशन की थी। तो आइए इस एक्टिविटी को देखते हैं कि उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जी। अपरेटस में सबसे पहले हम ले लेंगे टेस्ट ट्यूब, फिर हम ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी आप इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, एक बेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बेस। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, एक एसिड। और क्या ले लेंगे, फिनोल्फथलीन, जो कि एक इंडिकेटर है। यानी यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया और एक क्या ले लिया, इंडिकेटर। अब प्रोसीजर की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, इसको बड़े ही गौर से सुनिएगा, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। रेलिवेंट टू द इंडिकेटर्स विच आर डिजॉल्व्ड इन एसिड। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप सबसे पहले 3 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस ले लीजिए। अब आप क्या करिए कि ऐड अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन टू इट। जाहिर सी बात, आप इसमें फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन जब डालेंगे तो इट टर्न्स पिंक। आगे यही लिखा हुआ है, इट टर्न्स पिंक, कि इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक। तो ये बात कंफर्म हो गई कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या चीज़ है, एक बेस है। ठीक हो गया। अब कहते हैं जी टू दिस, इसी के अंदर ऐड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली until the color is discharged। डिस्चार्ज का मतलब है तब्दील हो जाना। देखिए अब ये आपके पास जो सॉल्यूशन है वो असल में बेस का है, ठीक है। अब याद रखिएगा, इंडिकेटर जो है ना वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते, इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेशन करते हैं। जैसे ही आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालना शुरू करेंगे तो वो एसिड असल में अंदर पड़ी बेस के साथ जाके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो अंदर क्योंकि बेस पड़ी हुई है, ठीक है, आप स्लोली स्लोली उसमें एसिड ऐड करेंगे, तो एसिड ऐड करने की वजह से सॉल्ट और क्या बनना शुरू हो जाएगा, वाटर। सॉल्ट और वाटर बनने पर ये यहाँ पर क्या शुरू हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप स्लोली स्लोली एसिड डालते जाएंगे वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और क्योंकि उसमें फिनोल्फथलीन एज अ इंडिकेटर है और आपने एसिड को पुट कर दिया हुआ है, तो जाहिरी सी बात है उसका पिंक कलर सारे का सारा चेंज यानी डिस्चार्ज होकर कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि फिनोल्फथलीन जो है वो एसिड के अंदर अपना कलरलेस जो है वो मतलब कि शो करती है अपने आप को एज अ कलरलेस। अब इस आप कहेंगे कि इसके अंदर एक एसिड आ चुका है, इसमें आप फिर थोड़ी सी बेस डालना शुरू कर दें तो थोड़ी देर के बाद दोबारा पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एसिड डालें तो वो फिर कलरलेस, यानी ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इट इज़ वाइस वर्सा। इसको हम क्या कहते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उलट, ऑपोजिट, कि पहले आपने बेस ली थी उसमें एसिड डाला, आप फिर बेस डालें फिर एसिड डालें, फिर एक दूसरे के ऑपोजिट, जिसको हम वाइस वर्सा कहें। तो याद रखिएगा, जब भी बेस में फिनोल्फथलीन डलेगी तो अल्टीमेटली वो क्या शो करेगी, पिंक कलर। लेकिन जैसे वो एसिड में ऐड होगी तो अल्टीमेटली उसका कलर यानी वो अल्टीमेटली डिस्चार्ज हो जाएगी और वो कलरलेस हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी थी जिसने इस चीज़ को प्रेजेंट किया कि एसिड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और बेसिस की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि असल में हमारी 5th प्रॉपर्टी है। और 5th प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो कुछ इस तरह की है कि आप जब भी किसी अल्कली को लेते हैं और उस अल्कली में आप अगर अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, क्या वर्ड है, अमोनियम सॉल्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको अभी समझ आ जाएगा कि आप कोई अल्कली ले लेंगे यानी कोई बेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन वाली है, और क्या ले लीजिए उसमें ऐड कर लीजिए कोई अमोनियम सॉल्ट। तो हमेशा आपके पास क्या होगा, इसकी एडिशन के बाद एक आपके पास सॉल्ट तैयार होगा, एक आपके पास क्या तैयार होगा,
सॉल्ट तैयार होगा। और याद रखिएगा अमोनियम से वर्ड बनता है अमोनिया। क्या वर्ड है? अमोनिया, जो कि असल में गैस होती है। एक गैस बनेगी और उसके साथ वाटर जो है वो एडिशनल प्रोडक्ट बनेगी। क्या बनेगी? वाटर। क्या बनेगी? वाटर। ठीक है जी। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं रिएक्शन को ना दोबारा राइट कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे से। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह होगा जैसा कि आपको बताया गया कि आप एक अल्कली लीजिए, उस अल्कली के अंदर आप एडिशन कीजिए। किस चीज़ की? अमोनियम सॉल्ट की। तो हमेशा आपके पास इसकी एडिशन से एक सॉल्ट बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी। अमोनिया गैस का फॉर्मूला मैंने अब राइट कर दिया है, विच इज NH3। NH3। और उसके साथ एरो जो ऊपर की तरफ लगाया वो आपको पहले भी बताया था, इट मीन्स दैट कि वो एक गैस है और गैस हमेशा जो है वो क्या होती है? निकल जाती है, इवॉल्व हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ये 3 वर्ड मैंने आपको बताए थे। ठीक है जी। इवॉल्व, लिबरेट, रिलीज। तो अब आप एक अल्कली लेंगे यानी एक बेस लेंगे, उसके बाद अमोनियम सॉल्ट लेंगे, उसकी एडिशन करेंगे जिसकी वजह से एक सेपरेट सॉल्ट बन जाएगा, अमोनिया गैस बन जाएगी और उसके साथ एडिशनल वाटर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद होगी जब आपने एसिड्स की डिस्कशन की थी तो वहाँ पर जब भी हमारे पास कोई गैस जनरेट होती थी तो उसका हम एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते थे। याद है आपको जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया था लाइम वाटर में तो वो मिल्की बन गया था। ऐसा ही है ना? इसी तरह यहाँ पर भी अमोनिया का एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। वो क्या होता है? वो होती है पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल क्या होती है? याद रखिएगा, ये एक इरिटेटिंग स्मेल होती है। इरिटेटिंग यानी आपके ये दिमाग को, आपके ब्रेन को जाके डायरेक्ट इफेक्ट करती है। यानी आपने टेस्ट ट्यूब में फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन परफॉर्म किया है और अगर आप इसको अपने करीब लेकर आएंगे और अगर इसमें से अमोनिया गैस रिलीज हो रही थी और आपने अगर उसको इनहेल कर दिया यानी सूंघ लिया तो उस वजह से ये डायरेक्ट ये आपके ब्रेन के जाकर इफेक्ट करेगी और इरिटेट, आपको चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट का मतलब इरिटेटिंग स्मेल होती है और डायरेक्ट आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है जिस वजह से आप में चिड़चिड़ापन एक हिसाब से जनरेट हो जाता है। तो असल में पंजेंट स्मेल, ये 2 वर्ड आपने याद रखने हैं, पंजेंट स्मेल। तो अमोनिया गैस का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है? पंजेंट स्मेल। ठीक हो गया। अब हम इसका रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि हमें बुक में प्रोवाइड किया गया है। तो आइए इसे देखते हैं। जो हमने बेस यहाँ पे लेनी है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस और उसके साथ अमोनियम का फॉर्मूला NH4 होता है। ये हमने पीछे फॉर्मूला में भी याद किया था। और सॉल्ट के लिए इसके अंदर हम क्लोरीन की एडिशन करेंगे, Cl। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट इस रिएक्शन को परफॉर्म किया जाएगा, इस रिएक्शन की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। तो देखिए हमें सबसे पहले सॉल्ट बनाना है। क्या चीज़ बनानी है? सॉल्ट। याद रखिएगा यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा, यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो ये होगा कि यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से क्लोरीन, ये दोनों मिलकर सॉल्ट बनाती है। लेकिन याद रखिएगा कि कैल्शियम हमेशा अपने साथ 2 क्लोरीन को रखता है। अब 2 को क्यों रखता है, उसकी क्या रीज़न है, और ये तमाम तर बातें जो हैं ये नेक्स्ट लेवल पे 9th क्लास की केमिस्ट्री में आप प्रॉपरली इसको देखेंगे। अभी फिल वक्त आप इस चीज़ को याद रखिए कि कैल्शियम जब भी रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और उसकी एडिशन करवाना चाहेगा तो 2 क्लोरीन वो अपने साथ ऐड करेगा। अब क्लोरीन को ट्वाइस करने के लिए हमें इसके पीछे 2 लगाना पड़ेगा। तो अब कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन यानी CaCl2, ये आपके पास क्या तैयार हो जाएगा? एक सॉल्ट विच इज कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। अब क्या होगा? देखिए यहाँ पर NH4 2 टाइम्स हैं। 2 टाइम्स का मतलब 2 मरतबा है। और आपने क्या बनानी है? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो है NH3। लेकिन क्योंकि ये 2 टाइम्स NH4 तो हम 2 टाइम्स NH3 बना लेंगे। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन थे तो ये 2 नाइट्रोजन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 2s are 8, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2s are 6, यानी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बच गए और आपको ये नजर आ रहे होंगे 2 हाइड्रोजन ही है। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन को लिखने का मेथड हमेशा ये होता है 2H2, और ऑक्सीजन यहाँ पे आपको कितने नजर आ रहे हैं, 2। आप 1 टाइम ऑक्सीजन लिखिए, अल्टीमेटली वो कितने हो जाएंगे, 2। ठीक हो गया। स्पेस थोड़ी सी कम थी, इस वजह से मैंने ऊपर नीचे कर कर लिखा है, लेकिन आपने बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में प्रोडक्ट्स को लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक अल्कली ली विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, उसके अंदर आपने एडिशन की अमोनियम सॉल्ट की, जिससे रिएक्ट करके आपके पास जो सॉल्ट बना वो था कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर। अब जब इस रिएक्शन को परफॉर्म किया जाएगा तो स्टूडेंट्स, इसके परफॉर्मेंस पर अमोनिया गैस जैसे ही जनरेट होगी, ये जनरेट होकर लिबरेट हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और रिलीज होने पे इसकी स्मेल क्या आएगी, पंजेंट। तो पंजेंट स्मेल इज द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ अमोनिया गैस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपने बनाना है, और ये MCQs भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 85 के लास्ट पे ये प्रॉपर्टी है, आइए हम इसे रीड कर लेते हैं। अल्कलीज व्हेन हीटेड विद अमोनियम सॉल्ट्स प्रोड्यूस अमोनिया गैस, ये क्या बना देती है, अमोनिया गैस। वी कैन आइडेंटिफाई अमोनिया गैस बाय इट्स पंजेंट स्मेल। ठीक हो गया जी। अमोनिया आल्सो, अच्छा जी, एक बात ये भी बताई गई है यहाँ पे कि याद रखिएगा अमोनिया इटसेल्फ अ बेस। अमोनिया खुद क्या चीज़ है, एक बेस है। क्या है, बेस। अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं किससे, लिटमस पेपर से, तो अगर अमोनिया बेस है तो वो लिटमस पेपर का किस में कलर कन्वर्ट कर देगी, ब्लू में। यही लिखा हुआ है कि अमोनिया आल्सो टर्न्स, कि अमोनिया चेंज कर देती है मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। मॉइस्ट का मतलब गीला, लिटमस पेपर तो रेड है, वो रेड ही होगा। अगर इस पे बेस को रेड करवाएंगे लाइक अमोनिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है। यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पर मॉइस्ट पेपर क्यों लिया गया। तो स्टूडेंट्स, मॉइस्ट पेपर लेने की रीज़न ये है कि असल में अमोनिया इस टाइम जो है वो एक गैस है, और गैस बहुत ही जल्दी जो है वो इवेपोरेट हो जाती है। तो अगर वाटर के पार्टिकल्स मौजूद होंगे लिटमस पेपर पे, तो वो गैस इजीली उसके साथ जो है वो उसको वाटर एब्जॉर्ब करवा लेगा उस गैस को। तो उस गैस को जब इजीली एब्जॉर्ब करवा लेगा तो वो फिर बहुत ही जल्दी जो है वो क्या करना शुरू कर देगी, ब्लू कलर प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। अगर आप लिटमस पेपर जो कि रेड लिटमस पेपर है उसको आप गीला नहीं करते, आप उसको डायरेक्ट अमोनिया गैस को पास रख देते हैं कि वो उसके ऊपर मतलब कि एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, तो वो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि उस पर वाटर मौजूद नहीं होगा, वो एक खाली पेपर है रफ सरफेस वाला, तो गैस बहुत ही कम उसमें एब्जॉर्ब होगी। तो कलर तो ब्लूज पे आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स असल में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें अभी हमने पांचवी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पर आना पड़ेगा, विच इज़ पेज नंबर 86। तो स्टूडेंट्स, आपको टॉप पे रिएक्शन नज़र आ रहा होगा, और वो यही रिएक्शन है जो मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि नीचे एक डायग्राम बनाई गई जिसमें एक स्टैंड लिया गया, उसमें एक टेस्ट ट्यूब को एडजस्ट किया गया। उस टेस्ट ट्यूब में आप देखिए NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड और उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको नज़र आ रही है कि वो रिएक्ट कर रही हैं, और इनमें बबल्स बन रहे हैं वाइट कलर के। अगर आप सेंटर में देखें तो वो स्टूडेंट्स असल में जो बबल बन रहे हैं वो असल में अमोनिया गैस के हैं। एक डिलीवरी ट्यूब को लगाया गया है और बाहर एक ऑपोजिट बीकर रख दिया गया है, जिसमें आकर अमोनिया गैस जो है वो भाप बनाना स्टार्ट कर देगी। तो आपको नज़र आ रहा होगा उस बीकर पे ज़्यादा सारे बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया गैस होगी। अब यहाँ पर अगर आप इसको स्मेल कर लेते हैं तो वो पंजेंट होगी, आपको इरिटेशन होगी। अगर यहाँ पर आप किसी मेथड से मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर रख देंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो पंजेंट स्मेल
and moist red litmus paper convert into blue is the identification point of ammonia gas। ठीक है जी स्टूडेंट्स। और इस डायग्राम में जहाँ पर आपको NH4Cl + Ca होल OH होल ट्वाइस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसके नीचे ब्लैकिश कलर लगा हुआ है, आपको टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे नज़र आ रहा होगा। वो असल में ब्लैकिश कलर लगाया गया है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड वाटर के लिए, कि उसका सोल्यूशन वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। इसके नीचे आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही समझने वाली है। क्या लिखा हुआ है कि अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप, यानी अल्कलीज को अगर फैट्स के साथ रिएक्ट करवाया जाए, फैट्स का मतलब आप समझ लीजिए कि जो ऑयली यानी लिपिड्स होते हैं उनके साथ, ये फैट्स एनिमल फैट्स होते हैं, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, यानी उन एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इन एनिमल्स के जो फैट्स होते हैं इनकी बॉडी के, उन फैट से सोप भी तैयार होता है, साबुन तैयार किया जाता है। ठीक है जी, ये एक बड़ा ही प्रोसीजरिंग वे है, मतलब एक पूरा मेथड है जो कि 10th क्लास केमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप एनिमल्स की बॉडी से जो फैट्स आते हैं उनसे सोप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो फिल वक्त आपने इस चीज़ को याद रखना है। हायर क्लासेस में जाकर हम इसके डिस्कशन करेंगे। फिल वक्त आपने याद रखना है कि अल्कलीज जब भी रिएक्ट करती हैं फैट्स के साथ तो वो क्या चीज़ जनरेट करती हैं, सोप। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिस की कंप्लीट होती हैं, और आपने देखा कि आज हमने वर्क फॉर डे 6 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट किया है। होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और जिस तरह मैं आपको हर लेक्चर में ये बात कह रहा हूँ, इस लेक्चर में भी आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, बल्कि वर्क फॉर डे 6 में कि बेटा आपने होम असाइनमेंट्स में याद रखिए कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसमें से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन इटसेल्फ आपने देखने होते हैं। ठीक है जी, अब इसमें MCQs तो आप बना ही लेंगे, आपको मैंने मेथड बता दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, एल्स 5 प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह याद करनी है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आज वर्क फॉर डे 6 हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।